तो क्या यूजीसी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगा हुआ है? तेरह जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी जो है अपना एक नया रेगुलेशन लेकर आता है कॉलेजेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने के लिए और इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जिसमें बात होती है कि इक्विटी कमेटी सेटअप करने की। अब ये 2012 के फ्रेमवर्क को बदलने वाला था ये नया फ्रेमवर्क, परंतु क्या हुआ कि इस पर इतना ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस पर स्टे भी लगा दिया। आखिरकार क्या था ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रेगुलेशन, क्यों इस पर इतना ज़्यादा बैकलैश देखने को मिला अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के लोगों से, और आखिरकार किन कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, जानेंगे आज के थिंक अगेन के इस एपिसोड में। परंतु आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। तो यूजीसी के जो नए नियम थे ये बात करते थे कॉलेजेस के अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की और इक्वालिटी बढ़ाने की। अब आखिरकार ये कैसे करने वाला था ये सब? एक इक्विटी कमेटी सेटअप होने वाली थी इसके तहत, जिसके तहत कॉलेजेस के अंदर ही अगर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी को फेस करना पड़ता, किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी को फेस करना पड़ता था किसी भी स्टूडेंट को, तो वो जाके सीधा इस इक्विटी कमेटी में कंप्लेन फाइल करता। उस कंप्लेन के तहत इन्वेस्टिगेशन होती और अगर कोई गिल्टी पाया जाता तो उस पर एक्शन लिया जाता। कॉलेजेस के अंदर ही ये सब होता, यानी कि ये कॉलेजेस के अंदर एक बॉडी सेटअप करने की बात कर रहा था, जो कि इस पूरे बढ़ते डिस्क्रिमिनेशन जो कि कॉलेजेस के अंदर हो रहा है उसे टैकल करने के लिए ज़रूरी थी। अब इससे पहले भाई जो भी प्रावधान था उसमें स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस के अंदर ऐसा कोई बॉडी या सिस्टम नहीं था जिसमें वो जाके कंप्लेन कर सकें और इस डिस्क्रिमिनेशन का टैकल कर सके, सामना कर सके। उनको जाना पड़ता था भाई पुलिस कंप्लेन करने या फिर जो है सीधा उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इसीलिए यूजीसी ने ऐसा एक नियम निकाला जिसमें जो है वो कॉलेजेस के अंदर ही इस चीज़ को टैकल कर सके और इस चीज़ का सामना कर सके। आखिरकार ये इक्विटी कमेटी क्या थी? ये इक्विटी कमेटी एक ऐसी बॉडी थी जो कि हर कॉलेज के अंदर बनी थी इस नए नियम के तहत, जो कि इस पूरे ग्रीवेंस रेड्यूसर सिस्टम का मेन बॉडी की तरह एक्ट करती। इसका काम सिंपल सा था कि भाई अगर कोई भी इंसान डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है कॉलेज के अंदर, कोई भी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो आके यहाँ कंप्लेन करता, उसके तहत एक इन्वेस्टिगेशन होती और फिर एक्शन लिया जाता। अब अगर जो एक्शन लिया गया है वो भाई इंसान को पसंद नहीं आया या फिर उन्हें लग रहा है कि इनके साथ गलत हुआ है तो वो जाके ओम्बड्समैन के पास इस चीज़ को चैलेंज भी कर सकते थे, इस चीज़ को पॉइंट आउट भी कर सकते थे। इसका काम सिंपल सा ये था कि भाई जितने भी ये नियम है उस चीज़ को मॉनिटर करना, कॉलेजेस के अंदर एक सिस्टम को तैयार करना इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए। आखिरकार अब ये ज़रूरी क्यों है? भाई यूजीसी का खुद का डेटा कहता है कि पिछले 5 साल में 118% से ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, डिस्क्रिमिनेशन के केसेस बढ़े कॉलेज कैंपसेस के अंदर। ये यूजीसी का डेटा कह रहा है। तो इसीलिए यूजीसी को एक ज़रूरत थी कॉलेज कैंपसेस के अंदर एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए, टैकल करने के लिए सिस्टम तैयार करने का, जो कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज कैंपसेस के अंदर ही रहता। क्योंकि इससे पहले हमें से क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ती थी अगर किसी भी तरीके का कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है वो किसी भी तरीके का भेदभाव जो है फेस कर रहा होता। इसीलिए यूजीसी एक ऐसा नियम लेकर आए। अब इस इक्विटी कमेटी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जितने भी रिजर्व ग्रुप है, चाहे वो कास्ट बेस हो, SC ST OBC, चाहे वो धर्म के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ हो, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो, उन सबका रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी था। और ये जो सिस्टम है ये इन सभी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करने की बात भी कर रहा था। ये सिर्फ कास्ट को लेकर नहीं है, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर भी है, ये धर्म को लेकर भी है, ये वुमेन को लेकर भी है, जेंडर को लेकर भी है और ये फिजिकल डिसेबल्ड के लिए भी है। अब जैसे यूजीसी सारे नियम रोल आउट करता है, इस पर बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी द्वारा। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, सड़कों पे लोग उतर आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी को गालियाँ बकी जाती हैं, उनको सरकार से हटाने की बातें करी जाती हैं, उनके पुतले जलाए जाते हैं, उनके पुतलों पे चप्पल तक बरसाई जाती है। इतना सब कुछ होता है अनरिजर्व कैटेगरी द्वारा। और ये वही लोग हैं जो कल तक मोदी जी को भगवान, उनकी पूजा करने को उतारू हो रखे थे। परंतु आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? आखिरकार क्यों इतना प्रोटेस्ट देखने को मिला? तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी या फिर जितने भी लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना सिंपल सा ये था कि भाई ये जो है SC ST OBC को ओवर पावर्ड करने की बातें कर रहा है, यानी कि फॉल्स कंप्लेंट होने लगेंगी और जो है हमें फालतू में फंसाया जाएगा। अगर कोई लड़की जो है अगर आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी तो ये लोग तो जाके सीधा कंप्लेंट दायर कर देंगे, हमें जेल में बंद कर देंगे, ऐसी बातें होने लगी। परंतु आखिरकार क्या ऐसा सच में है? अगर सिंपल सी बात, अगर मैं पूरे रेगुलेशन को समझाने में निकलूँ तो अगर आप किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कॉलेज कैंपस के अंदर फेस करते हैं तो आप जाके भाई इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसका सिस्टम यही है, आप कंप्लेन करिए, इन्वेस्टिगेशन होगी, गलत पाए गए तो फिर आप पे ऊपर सज़ा दी जाएगी, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा आपको इस सिस्टम के द्वारा, ये भी ध्यान में रखा जाए।
कई लोग कह रहे हैं सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। भाई जेल में डालने के लिए क्रिमिनल कंप्लेंट का फाइल होना ज़रूरी है, और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो रही है आपके ऊपर तो फिर वो मामला कोर्ट में जाएगा, वो मामला यहाँ हल नहीं होगा। ये एक अलग ही बॉडी बनाई जा रही है जो कि सिर्फ कॉलेजेस के अंदर ही काम करने वाली है। तो अगर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो रही है आप पे, यानी कि आपने कोई क्राइम करा है, तो आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर एक उसका अलग प्रोसीजर फॉलो होगा, एक क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो होगा, वो उसका इससे लेना देना ही नहीं है। यानी कि सिंपली ये बॉडी जो है वो आगे कर देगी, यानी जेल नहीं भेजा जाएगा आपको इस सिस्टम के तहत। अब कह रहे हैं कि हम पे फॉल्स कंप्लेंट होगी। अगर आप पे किसी भी तरीके की कंप्लेंट जो आपको लग रहा है कि गलत की गई है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ओम्बड्समैन द्वारा, जो कि इस सिस्टम में ज़रूरी भी है। और ये हर बॉडी में होता है, चाहे जितनी भी बॉडी हो, कि भाई अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो उसे आगे रिपोर्ट कर देगी, और जिस काम के लिए उसे बनाई गई है उस चीज़ को पूरा वो तरीके से फुलफ़िल करेगी। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब ये सब कुछ मिसकंसेप्शंस की वजह से भी हो रहा है जो सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। भाई सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक आदमी हमें दिखाया जाता है जो कि कहता है कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक लड़के फॉल्स कंप्लेन करी गई इस पूरे सिस्टम के तहत, क्योंकि उस एक लड़के ने उसे प्रपोज किया था और उस लड़की ने मना कर दिया। अब सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहली बात तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया पूरी तरीके से, और जो फॉल्स कंप्लेन का एक पूरा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है इसके खिलाफ, उसमें सबसे पहली बात तो इस सिस्टम में एक ओम्बड्समैन का कंसेप्ट दिया हुआ है जिसमें आप जाके चैलेंज कर सकते हो। जेल में आपको पहले ही नहीं डालने वाले, वो मैंने क्लेरिफाई कर ही दिया है। और फॉल्स कंप्लेन भाई हर सिस्टम में होती है, हर एक लॉ में फॉल्स कंप्लेन होने का डर बना रहता है। अब बात तो ये वही हो गई कि आप रेप के लॉ ही हटा दो क्योंकि फॉल्स कंप्लेन हो रही है। भाई फॉल्स कंप्लेन हो सकती है, उसके टैकल करने के लिए सिस्टम ने कुछ चीज़ें भी बना रखी हैं, और फिर भी कई बार वो विफल होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो क्राइम एक्चुअल में हो रहा है उसे हम एड्रेस ही ना करें, हम उसे एड्रेस करना ही बंद कर दें फॉल्स कंप्लेन के डर से। इसके बाद एक आर्गुमेंट और देखने को मिलता है, वो ये लोग ये कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के लोगों को इससे एक्सक्लूड क्यों किया जा रहा है। भाई जनरल कैटेगरी के लोगों को इससे एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करते हैं। सिंपल सी बात ये है, अत्याचार किस पे हो रहा है? SC ST OBC पे हो रहा है, वुमेन पे हो रहा है, धर्म माइनॉरिटी ही जो है वो वल्नरेबल रहती हैं किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन पे। मेजॉरिटी या सोशली अपलिफ्टेड जो ग्रुप्स हैं वो वल्नरेबल नहीं रहते हैं किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन कह लो या किसी भी तरीके के भेदभाव पे। इसीलिए ये प्रोविज़न ज़रूरी रहते हैं। जिन पे अत्याचार हो रहा है उन्हीं के लिए तो आप काम करेंगे ना, उन्हीं के लिए आप प्रोविज़न बनाएंगे। अब जिनको बीमारी है दवाई उसी को दोगे कि किसी और को दे दोगे, सिंपल सी बात है ये। अब मेरा जो पूरा आर्गुमेंट है कि रिजर्व कैटेगरी के लोग ही वल्नरेबल होते हैं किसी भी तरीके के भेदभाव पे, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं एक सिंपल सा आर्गुमेंट देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इसी स्टोरी से। भाई बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पे उतरे, मोदी जी को, अमित शाह को, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान जी को काफ़ी गालियाँ दी, जान लेने तक की धमकी दी, सरकार गिराने की बात करने लगे लोग, उनके पुतले जलाए गए, पुतलों पे चप्पलें बरसाई गई, 11 BJP मेंबर्स ने जो है रिज़ाइन कर दिया, एक PCS ऑफिसर ने भी रिज़ाइन कर दिया। परंतु किसी अर्नब गोस्वामी में आके उनको टुकड़े टुकड़े गैंग, सोरोस फंडित, विदेशी ताकतों से फंडेड, एंटी नेशनल, देशद्रोही, अर्बन नक्सल, खालिस्तानी नहीं बोला। यहीं जब प्रोटेस्ट हुए थे CA के टाइम पे, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए थे, सब प्रोटेस्ट हुए थे फाउंडर लॉ के खिलाफ, खालिस्तानी थे लोग, सोनम वांगचुक जेल में चले गए। जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उन्हें अर्बन नक्सल बोला जाता है, देशद्रोही बोला जाता है, एंटी नेशनल बोला जाता है। तो कोई भी खिलाफ आवाज़ उठाए मोदी जी के, तब उसे अर्बन नक्सल बोलना या देशद्रोही बोलना के लिए पूरी मीडिया एक्टिव हो जाती है। पर इस बार तो नहीं खड़े हुए, इस बार किसी ने कुछ नहीं बोला, सब चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये कौन सी फ़कीरी दिखा रहे हैं हमारे इस देश की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी लोग प्रोटेस्ट करें तो सही और जब बाकी करें तो गलत। पर अब एक सवाल और उठता है कि मोदी जी अभी ही क्यों इस बिल को इतनी जल्दी में पास कराना चाहते हैं, अभी ही क्यों इन नियम को लागू कराना चाहते हैं। UGC और मोदी सरकार अभी ही क्यों चुन रही है, इसी वक्त क्यों इस बिल को लाना चाहती है, इस नए नियम को लाना चाहती है। तो भाई जब भी ऐसा कुछ हो ना, जैसी भी हड़बड़ी दिख जाए, तो इस फकीरी का एक ही रीज़न है, चुनाव। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2027 में, और मोदी जी को पता है कि अब अगर उन्हें उत्तर प्रदेश जीतनी है तो एक ही तरीका है, वो है जाति के आधार पर चुनाव लड़ो। जितने हटकंडे अपनाने थे अपना ही है, पर अब उनको एक ही तरीका दिख रहा है, SC ST OBC वोट बैंक को खुश करो, चुनाव जीतो। उनको और कोई दिख नहीं रहा तरीका। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है?
सुप्रीम कोर्ट का कहना सिंपल है कि जितनी भी जो डेफिनेशन दी गई है ना इसमें डिस्क्रिमिनेशन की, वो बहुत ही वेगली मेंशन्ड है, वर्डिंग करेक्ट नहीं है। वर्डिंग को और प्रिसाइज, डिस्क्रिप्टिव और इलेबोरेटिव होने की ज़रूरत है। यानी कि आप जो डिस्क्रिमिनेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन टर्म यूज़ कर रहे हैं, उसे प्रिसाइजली मेंशन करिए, उसे इलेबोरेटिव तरीके से मेंशन करिए, उसे लीगली करेक्ट तरीके से मेंशन करिए, ताकि किसी भी तरीके की वेग डेफिनेशन की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स खड़ी ना हो आगे चल के। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और इसीलिए उन्होंने इस पर स्टे भी लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ये पूरी जो नियम है वही गलत है और इसीलिए हम इस पर स्टे लगा रहे हैं। उनका सिंपल सा कहना है कि कुछ बदलाव करो, और ये इनके इंटेंट बिल्कुल सही है और इसका मोटिव भी बिल्कुल सही है और ये नियम बिल्कुल आने चाहिए। अब आगे चल के इस पर क्या होता है वो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में। धन्यवाद। जय।